नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे पेपर 2 योग विषय। 4 सितंबर 2024 को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें हम 11 से 20 क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे। पार्ट 1 यदि आपने नहीं देखा है तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर आप कंप्लीट पीवाईक्यूज आज तक जितने भी हैं सबका डेप्थ में एनालिटिक वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपये है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वायरी होते हैं, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है जेआरएफ के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है, सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपनी नेट जेआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। सबसे पहले है द ट्रीटमेंट एज एडवाइज्ड बाय स्वामी कुवल्यानंद फॉर होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है समग्र स्वास्थ्य। तो स्वामी कुवल्यानंद जी ने समग्र स्वास्थ्य को अपनाने के लिए क्या उपाय बताए हैं, क्या ट्रीटमेंट बताए हैं। तो यहां पर आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल कॉमन सेंस का है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि कहीं बुक में पढ़ा और फिर ही उत्तर दे सकते हैं। विदाउट स्टडी आप योग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर मॉडर्न जो एलोपैथी है उसका कहीं ना कहीं विरोध दिखाई देता है। तो जहां पर भी कहा जाएगा यूजिंग द प्रॉपर मेडिसिन, बिल्कुल मना हो जाएगा। प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की बात नहीं करते हम, वात पित्त कफ प्रकृति आदि की बात करते हैं, या त्रिदोषों की बात करें, त्रिगुणों की बात करते हैं। और रिजोर्टिंग टू मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, ये आपके नहीं होंगे यहाँ पर तीनों के तीन। तो इस प्रकार आपके 3 ऑप्शन नहीं होंगे, बाकी बचे हैं जो एलिमिनेट किए आपने, इनडायरेक्टली आपके सही हो जाएंगे। यानी हेल्दी फूड, डेफिनेटली भगवत गीता या अन्य कोई शास्त्र पढ़ते तो मिताहार सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट बोले तो मानसिक स्थिति बेस्ट होनी चाहिए, अपनी अंदर आंतरिक जो कोश है वो बेस्ट होनी चाहिए। सी और डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है, अगेन कॉमन सेंस का प्रश्न है, जरूरी नहीं कि किसी बुक को आप पढ़ने लग जाए। जैसे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो बच्चे क्या करेंगे,
स्वामी कुवलयानंद जी की हिस्ट्री पढ़ने लग जाए पूरा का पूरा, तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, वो वही बात बताएंगे जो हमारे ऋषि मुनि बता रहे हैं, तो वही उत्तर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है, योग वासिष्ठ के अनुसार तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विधियों का पालन किया जाना चाहिए। तो यहां पर तुरीय अवस्था प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कितने चूज करने हैं आपको, मैक्सिमम 3 ऑप्शन आपके चूज करने हैं। कुछ विद्यार्थी ये सोच सकते हैं कि ये ज्ञान की 7 भूमियों में से प्रश्न पूछा गया तो उसके हिसाब से आपका विचारणा और अंश शक्ति ये होना चाहिए, बट अगेन ध्यान दीजिए यहां पर 2 ही निकल के आ रहे हैं, इस प्रकार से ये उत्तर नहीं हो सकता आपका, यानी ये क्वेश्चन किसी अन्य रूप से पूछा गया है। आपका ये क्वेश्चन बिखरा हुआ है योग वासिष्ठ में, तो वहां पर मनोलय, प्राण निरोध और एक तत्व की दृढ़ भावना, ऐसे बिखरा हुआ क्वेश्चन है और बिखरे हुए क्वेश्चन से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया, एसीडी इसका उत्तर होगा। यानी ये एक जगह पर आपको नहीं मिलने वाले। विचारणा और अंश शक्ति ज्ञान की सप्त भूमियों में से है, उसके अनुसार भी तुरीय अवस्था हो सकती है। सपोज करो 2 ही ऑप्शन होते और बाकी तीनों कुछ अलग होते, तो ये विचारणा और अंश शक्ति से होते हुए भी तुरीय अवस्था की प्राप्ति होती है ज्ञान के 7 भूमियों में से। परंतु यहां पर आपसे ये क्वेश्चन 3 कूट में पूछा गया था, क्वेश्चन बिल्कुल सही था, बिखरा हुआ क्वेश्चन था, उस हिसाब से आया है। योग वासिष्ठ जो है उसे हम महारामायण भी कहते हैं, महारामायण। महारामायण इसलिए कहते हैं क्योंकि रामायण जो है उसके अंदर 24,000 श्लोक है, परंतु इसके अंदर योग वासिष्ठ में कितने हैं, 32 के है। रामायण से भी कितने बड़ी होगी, महारामायण इसको कहा जाता है, महारामायण योग वासिष्ठ को, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको जो ज्ञान के 7 भूमियां उनका भी नाम अच्छे से पता होना चाहिए। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, अंश शक्ति, पदार्थ भावना और तुरीय का भावना, या तुरीयावस्था के रूप में भी उसको जानते हैं, वो तुरीय का भावना है 7वीं। तो उससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बी और ई होना चाहिए था सर, बट वो नहीं होगा क्योंकि हमसे 3 के रूप में पूछा गया। तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उसके अनुसार हमारा जो है, प्रश्न कैसा पूछा जाता है उसके अनुसार हमारा उत्तर चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, तेन त्यक्तेन भुंजिथा का मीनिंग क्या है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यह जो श्लोक है सबसे पहले तो मिलता कहां पर है, ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद में देखने को मिलता है। इसमें टोटल 18 मंत्र है, कोई अध्याय नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद की काणव शाखा से कहते लिया गया, उसका 40वां अध्याय वहां से ही लिया गया है। ये उपनिषद की बात करते हैं, 18 श्लोकों के साथ में। तो इसमें कहा जाता है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा मां गृध कस्य स्विद्धनम। कहते इसके जगत के अंदर जो भी कहते व्यापक है, जो कुछ भी है, किंचित मात्र भी है, सब के अंदर ईश्वर कहते व्यापक है, ईश व्यापक है, ठीक है। और उसको तेन त्यक्तेन भुंजिथा, कहता है उसका भोग करो, किस तरीके से, त्यक्तेन, त्याग के साथ में उसका भोग करो, त्याग के साथ में उसका भोग करो, क्योंकि उसको आसक्त नहीं होना है, आसक्त हो, क्योंकि वह आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, त्याग के साथ में। ओके, तो पॉइंट नोट करो, त्याग के साथ में त्याग अर्थ निकलता है तेन त्यक्तेन, और त्यक्तेन भुंजिथा मतलब आपको अपने पास में नहीं रखना है, उस चीज को अपने पास में नहीं रखना है, अपरिग्रह। और भोग करना है मतलब उचित रूप से करना है, मितव्ययता, जिसको मतलब कि आप एक्स्ट्रा खर्चा नहीं बोलते, जितना आवश्यक है उतना ही। क्यों, तो ये 3 आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी डी ई जो है राइट उत्तर होंगे इस क्वेश्चन के। यहां पर ध्यान रखो मीनिंग क्या निकल रहा है, उसी से निकला, तेरे त्यक्तेन भुंजिथा, भोग करो परंतु त्याग के साथ में, मतलब कि अपना समझ करके नहीं है कि मेरा ही है, मैं मेरे पास संजो के रख लूंगा, तो वो तो परिग्रह हो गया, अपरिग्रह, ठीक है, उचित मात्रा में यानी मितव्यय के साथ में। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पंच क्लेशों के अवस्थाओं के भेद बताने। पंच क्लेश क्वेश्चन देखते ही आता है समझ में, योग सूत्र से है। योग सूत्र में पंच क्लेशों का वर्णन दूसरे अध्याय में है। यह जो है अविद्या चित्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, दूसरे में 4th नंबर पर ये देखने को हमें मिलता है। तो प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, ये 3 आपके राइट उत्तर होंगे, ए सी और डी, जहां पर भी है राइट उत्तर होगा ए सी डी, ऑप्शन नंबर 3 परफेक्ट राइट हो जाएगा। क्लेशों के 5 नाम हैं, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदाहरण, ये 4 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। क्लेश 5 कौन कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, ये 5 क्लेश जिनकी 4 अवस्थाएं होती है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। कल को स्टेट पूछी जा सकते हैं। इसमें बाकी की जो चीजें दी गई है, जैसे क्षिप्त, क्षिप्त क्या होता है, चित्त की अवस्थाएं जो होती है, क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, चित्त की 5 अवस्थाएं। यहां पर
अविद्या शब्द दिया गया। अविद्या एक 5 क्लेशों में से सबसे प्रमुख क्लेश है, प्रमुख 5 क्लेशों में से प्रमुख क्लेश है अविद्या। क्षेत्रम उत्तरेषाम, अविद्या सभी के लिए क्षेत्र यानी भूमि के रूप में कार्य करती है। जैसे भूमि में कोई भी अनाज आदि उग जाता है, भूमि होगी तो कुछ ना कुछ उगेगा ही उगेगा, तो सेम ऐसे ही अविद्या होगी तो कुछ ना कुछ क्लेश बाकी के अपने आप आ ही जाएंगे, ऐसा कार्य करता होता है। तो ये क्लेशों के बारे में हुआ। यहां पर आपको दूसरे अध्याय में कितने टोटल सूत्र हैं वो पता होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब गड़बड़ है। 1 2 3 और 4, 4 पाद हैं। पहले में कितने हैं? 5 आगे लगा दो 51 है। दूसरे में 2 है मतलब 2 बार 5। तीसरा लास्ट सेकंड है मतलब यहां पर भी 2 बार 5। और चौथे में पहले कितने होंगे? 3, 34, 34, 55, 55 और 51, ऐसे चलता है ये 70 संख्या। परंतु तीसरा अध्याय है उसमें कहीं कहीं पर हमें एक ज्यादा भी देखने को मिलता है, 56 भी देखने को मिलता है। ये आपको होना चाहिए पता। इस प्रकार से 195 सूत्र या 196 सूत्र योग सूत्र में माने गए हैं। ये क्यों है, कैसे है, इसको मैंने आपके कंप्लीट सिलेबस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है, वहां देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। और आगे चलते इसी के साथ में नेक्स्ट है, यहां पर प्रश्न दिया गया है सेम प्रश्न जो है योग सूत्र से आगे देखते ही जिस विद्यार्थी को पता लगता है इट मींस उसने पढ़ा हुआ है। यहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन कौन कैसे कैसे है। क्वेश्चन कहां से स्टार्ट होता है, पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रकृति और पुरुष दो एलिमेंट है, मूल प्रकृति और पुरुष। और फिर प्रकृति से कहते हैं विकार निकलते हैं, विकार की उत्पत्ति होती है। सबको हम विकार बोलते हैं क्योंकि विकृत रूप है वो सारा का सारा। प्रकृति में क्या होता है? त्रिगुणों की साम्य अवस्था होती है, सत्रस्तम साम्य अवस्था में रहते हैं। प्रकृति के अंदर से जो विकार निकले हैं वो 23 हैं। 24वां पुरुष होता है और 25वां स्वयं प्रकृति है। ऐसे 25 तत्व हम टोटल काउंट करते हैं। योग सूत्र में एक तत्व एक्स्ट्रा हो जाता है जिसको हम ईश्वर के रूप में भी काउंट करते हैं। जब आपको ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है तो आप 26 तत्व बताते हैं योग सूत्र में। परंतु ध्यान रखें, जब आप दार्शनिक रूप से, आप अंडरस्टैंडिंग रूप से, सब्जेक्टिव रूप से लेकर के चलते तो 26 और 25 की कोई काउंटिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि आप एक बड़े स्तर पर जाते हैं। फिर जब हम ऑब्जेक्टिविटी के रूप में देखते हैं तो 26 काउंट करते हैं ईश्वर को मिलाकर के। सांख्य सूत्र में कितने हैं? 25 मानते हैं। हालांकि वो एक बहस का विषय है कि 25 होंगे या 26 होंगे, परंतु आप नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है योग सूत्र में ओनली एंड ओनली 26 और सांख्य में ओनली एंड ओनली 25 तत्व, यही मानना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्वान होते हैं जो गहरी समझ रखते हैं इनके प्रति, और फिर वो जो है कोई ना कोई कमेंट करते हैं कि सर ये गलत बताया आपने या ये सही बताया, इस तरीके से। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। अदरवाइज आप सामान्य रूप से जस्ट एग्जाम करने आ रहे हैं तो आपको योग सूत्र में 26 तत्व और सांख्य सूत्र में 25 तत्व, यही दो उत्तर है, यही मान करके चलेंगे। गहरी समझ वालों के लिए चीजें अलग हो जाती है हमेशा। तो ये जो वर्गीकरण किया जाता है योग सूत्र में, विशेष अविशेष का, विशेष हो गया, अविशेष हो गया, ठीक है, लिंग हो गया और अलिंग हो गया। ये जो है केवल इन 24 तत्वों का, यानी प्रकृति और प्रकृति के तत्वों का, केवल प्रकृति और प्रकृति, पुरुष की उसमें कोई लेना देना नहीं है। यानी ये दृश्य का वर्गीकरण बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? दृश्य का वर्गीकरण। ठीक है, दृश्य बोले तो प्रकृति का वर्गीकरण है केवल ये। ठीक है, ये किस अध्याय में? दूसरे अध्याय में। अगेन तो दूसरे अध्याय में आप जब पढ़ते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम भोगावर्थम दृश्यम, कहते 18वां सूत्र है दूसरे अध्याय का, उसमें है। और फिर इसको जो हमारे व्यास जी हैं वो भाष्य करते तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते कि इसमें क्या क्या चीजें कहां कहां पर आएगी। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगाणी गुण प्रवाणी 19वें सूत्र में उसको एक्सप्लेन करते हैं व्यास जी। तो हम डिस्कस करें विशेष में क्या क्या आएगा। विशेष में क्या क्या आएगा? विशेष में जो है पंच तो भूत आ गए, 5 भूत हो जाते हैं आपके, और 10 इंद्रियां हो गई, यानी 5 5 का जोड़ा आ गया, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया और 1 मन आ गया। तो टोटल कितने होता है? 16 विशेष हो जाते हैं। अब इसमें से देखो हमें दे क्या रखा है? विशेष में मन दे रखा है, इनमें से एक मन दिया, ये राइट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अहंकार जो होता है, ऐसे अहंकार ऐसे अविशेष, अविशेष में आ जाता है। इसमें टोटल कितने होते हैं एलिमेंट? 6 होते हैं। अविशेष, 1 अहंकार और 5 तन्मात्रा, तन्मात्रा हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है, सेम ऐसे इसमें आगे बढ़े, लिंग मात्र और अलिंग। अलिंग जो है जिसका कोई कारण नहीं है परंतु वो सबका कारण है, प्रकृति कहलाती होती है, प्रकृति को बोलते हैं। और ऐसे ही लिंग मात्र में महतत्व यानी कि बुद्धि के रूप में देखा जाता है, बुद्धि काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहां पर जो है आपको अब राइट उत्तर देखना है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है इस प्रश्न में राइट हो जाएगा। तो इसमें देखो ध्यान से, विशेष जो है 16 हुए, अविशेष 6 हुए, लिंग जो है वो 1 है,
एलिंग है वो 1 है। तो इस प्रकार से टोटल 24 तत्व है, यानी 25वां कौन इंक्लूड नहीं हुआ? पुरुष इंक्लूड नहीं होता है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। गेरन संहिता के अनुसार रसानंद समाधि का संबंध किससे है? रस जो होते हैं जनरेट होते हैं वो केवल खेचरी मुद्रा में होते हैं। सीधा उत्तर है इसका खेचरी मुद्रा, इसका राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। बाकी मुद्रा की बात करें, लय योग जो है उससे ये समाधि जो होते हैं लय योग वो योनि मुद्रा से, शांभवी जो होती है शांभवी मुद्रा से ध्यान योग समाधि होती है, ध्यान योग, और भ्रामरी से जो होती है नाद यानी साउंड से संबंधित है, नाद योग समाधि होती है। आपके लिए भविष्य में आने वाला प्रश्न ये है कि सीक्वेंस अरेंज करिए इसकी। तो सीक्वेंस के लिए आपको श्लोक याद होना चाहिए। गिरण संहिता में जब आप समाधि वाला प्रकरण पढ़ेंगे तो वहां पर 5-6 नंबर का श्लोक है, वो आपको नोट होना चाहिए। शांभव्या चैव भ्रामर्या खिचर्या योनि मुद्रया ध्यानम नादम रसानंदम लय सिद्धिश चतुर्विधा पंचधा भक्ति योगे न मनोमूर्छा च षड्विधा षड्विधो अयम राजयोग है प्रत्येकम अवधारित। यहां पर बहुत सारे विद्वान जो है काउंट करते टाइम 7 समाधि काउंट कर लेते हैं, जबकि 6 ही समाधि है। टोटल कितनी है? 6 समाधि है, 7 नहीं है, ये नोट रखें। 7 क्या है? योग के प्रकार है, सप्तांग योग है, इसमें 7 अंग योग के हैं। समाधि के 6 समाधियां हैं, याद रखें। तो 6 कैसे कैसे इनको नोट रखना है आपको। जैसे पहली क्या है? ध्यान योग, दूसरी नाद योग, तीसरी रसानंद, चौथी लय योग समाधि, पांचवी भक्ति योग, छठी जो है मनोमूर्छा, मनोमूर्छा। ऐसे ही आगे हम बात करें तो ध्यान योग जो है, ध्यान योग, ध्यान योग किससे होगी? शांभवी से, अभी हमने चर्चा की। नाद योग भ्रामरी से होगी, रसानंद खेचरी से होगी, और लय योग यह से योनि मुद्रा से होगी, भक्ति योग इष्ट देव की भक्ति से होगी, मनोमूर्छा जो है मूर्छा कुंभक है उससे होगी। यहां पर आपसे इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बताइए कौन कौन सी समाधि है जो कुंभक से होती है। एक तो आपकी नाद योग समाधि है जो भ्रामरी कुंभक से होती है, और एक कुंभक लगता है मनोमूर्छा यानी मूर्छा कुंभक, उससे होती है आपकी। ये कुंभक से होने वाली ये 2 समाधि है। या मुद्रा से कौन सी होती है? मुद्रा वाली 3 है। जैसे मुद्रा की बात करें तो 3 कौन कौन सी है? ध्यान योग शांभवी मुद्रा से, रसानंद खेचरी मुद्रा, योनि मुद्रा से लय योग, ये 3 मुद्राओं वाली होगी। ऐसे ऊपर नीचे करके एग्जामिनर आपको है ना डेप्थ में पहुंचता है, आपके दिमाग को खोलता है वो पूरा का पूरा कि ये भी अप्रोच होती है। तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन था रसानंद के रूप में, खेचरी राइट उत्तर हो जाएगा। खेचरी मुद्रा ये है जिसको हम सबसे बेस्ट मुद्रा का दर्जा दिया जाता है। हर ग्रंथ में सबसे श्रेष्ठतम मुद्रा खेचरी ही रहती है। एक पॉइंट और है कि खेचरी मुद्रा में बताओ जी, मसाज जो होती है गिरण के अनुसार किससे की जाती है? नवनीत। नवनीत किसको बोलते हैं? मक्खन को। मक्खन से मसाज करने का विधान है गिरण संहिता में। आपका जो प्रश्न है मैं अभी बता रहा हूं कि हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में खेचरी मुद्रा करते समय जीभ की जो मसाज की जाती है वो किस से की जाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है योग निद्रा के दौरान व्यक्ति शरीर के भौतिक केंद्र हो जाते हैं। अगेन ये प्रश्न आपका कहीं भी पढ़ा हुआ हो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिंपल समझ का है, योग निद्रा कर लो या ध्यान कर लो या प्रत्याहार कह दो। योग निद्रा को एक प्रत्याहार भी कहा जाता है, ध्यान रखना। योग निद्रा को क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है, डायरेक्ट ये याद रखना। जब प्रत्याहार कह दिया तो प्रत्याहार में क्या होता है? इंद्रियां बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है। तो भौतिक केंद्र मतलब फिजिकल भौतिक केंद्र क्या है? मेरी आंखें बाहर देखना चाहती है, कान बाहर से सुनना चाहते हैं, त्वचा बाहर से स्पर्श चाहती है, अंदर का नहीं करती। इसमें हम करते हैं कि अंदर हो जाए, सारा का सारा इंटरनल हो जाते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 अंतःमुखी करते होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सीधा उत्तर है इसका योग निद्रा से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विच टाइप ऑफ डिजीज इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस? अर्थराइटिस के वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मेन 2 टाइप है अर्थराइटिस के। अर्थ होता है ज्वाइंट के लिए, और आइटिस होता है, आइटिस वर्ड इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, याद रखना हमेशा के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए। ठीक है, तो ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन ला दे यानी पेन कर दे, स्वेलिंग कर दे, सूजन कर दे, रेडनेस ला दे, वो वाला अर्थराइटिस। ये हो सकता है बोन्स के कारण हो, बोन्स रूट हो, ओस्टियोआर्थराइटिस होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस क्या हो सकता है? वियर एंड टियर बोलते हैं, वियर एंड टियर मतलब टूट फूट के कारण होता है कि आपको चोट लग गई घुटने में तो वहां अर्थराइटिस होने की संभावना है। अर्थराइटिस बोले तो ज्वाइंट में पेन होगा आपका लंबे टाइम तक, या एज के कारण हो सकता है। किसके कारण होता है? चोट लगने से या एज, ये 2 फैक्टर होते हैं सर इसमें। ठीक है, या फिजिकली इनएक्टिव होने से। दूसरा जो होता है अर्थराइटिस का प्रकार वो होता है RH रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ठीक है, इसमें भी अर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन होगा, बट यहां पर जो आपका फ्लूइड होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है ऑटो इम्यून डिजीज के कारण। ऑटो इम्यून, आपकी इम्यूनिटी ही आपके खिलाफ काम करती है, इम्यूनिटी खिलाफ काम करती है आपके। ठीक है,
वो आपके साइनोवियल फ्लूइड होता है उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो यहां पर पॉइंट को नोट करो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इम्यूनिटी आपके खिलाफ है और इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, क्योंकि आईटी से वर्ड लगा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। दोनों में एक और अंतर है, ओस्टियोआर्थराइटिस और अर्थराइटिस दोनों में पेन होगा, बट मैक्सिमम पेन कब होगा सर? रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम, या फिर मैं ये कहूं कोल्ड के टाइम। कोल्ड जब बरसात का दिन है, सर्दी के दिन है, उन दिनों में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है वो सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर आपके दाएं पैर में, दाएं घुटने में दर्द हो रहा है तो बाएं में भी दर्द होगा उसी जगह, है ना। बाएं हाथ के अंगूठे में दिक्कत है तो आपके लेफ्ट साइड में दिक्कत है तो राइट में भी सेम उसी प्लेस पर दिखेगी। सिमेट्रिक मतलब यह है। वहीं पर ओस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा नहीं है, ये एसिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्री। एसिमेट्रिकल मतलब कि एक घुटने में दर्द है तो जरूरी नहीं कि दूसरे में भी होगा, होने को हो सकता है, बट एक में है तो दूसरे में होना कंपल्शन नहीं है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कंपल्शन है कि आपके लेफ्ट राइट इक्वल हो जाते हैं, सिमेट्रिकल ऐसा होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मैंने बताया कि वहां पर स्वेलिंग, सूजन और पेन ऐसा देखने को मिलता था, रेडनेस ने। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के लिए एनाटॉमी में आइटिस वर्ड लगाते होते हैं। जैसे कोलन है आपकी, कोलन मतलब बड़ी आंत, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन होने का मतलब उसके पीछे आइटिस लगा दो, कोलाइटिस। अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये डिजीज कहां की है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, बड़ी आंत की कोलाइटिस की है, ठीक है। सेम ऐसे ही गैस्ट्राइटिस पूछे तो गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक के लिए यूज होता है, तो गैस्ट्राइटिस कहां होगा? पेट के अंदर होगा। जहां पर आइटिस लग गया समझ लो कि वो वहीं की डिजीज है, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ऐसा आप याद रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा। रीनल डिजीज जो होती है, रीनल डिजीज वो किडनी की है, किडनी के लिए रूट वर्ड है रीनल। इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। डीजनरेटिव डिजीज है, डीजनरेट होना सेल्स का, जो बन रही थी उसका खत्म होना। जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस जो है, ओस्टियो वो डीजनरेटिव डिजीज है कि डीजनरेट होने लगती है हमारी सेल्स, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, बच्चों वाला क्वेश्चन है, ज्ञान योग के बहिरंग। ज्ञान योग पहले तो दर्शन के हिसाब से कहीं तो वेदांत दर्शन जो है उसका एक योग का प्रकार है। किसने कहा था? शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने यह अप्रोच दी, शंकराचार्य जी ने, ठीक है। ज्ञान योग, ज्ञान योग में जो है ज्ञान की बात होगी, वेद शब्द है, विद धातु से बना, जिसका मतलब ज्ञान होता है, ज्ञान योग। तो ज्ञान योग के दो भाग करते हैं हम, एक बहिरंग और एक अंतरंग। बहिरंग होता है, एक अंतरंग होता है। बहिरंग जो है उसमें बाहर की बातें होती है, ठीक है। जैसे क्या क्या होंगे सर? बाहर वाली विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये होते हैं चार। सेम ऐसे ही अंतरंग की बात करें तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ध्यासन, ये तीन चीजें देखने को मिलेगी। अब यहां पर आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बहिरंग साधन कौन सा है? ओनली बहिरंग पूछा है, तो बहिरंग को ही चूज करेंगे आप। विवेक है, वैराग्य है, विवेक है, वैराग्य है, मुमुक्षत्व है सर, ये आ गया आपका। बी सी डी जहां पर है वो राइट उत्तर हो जाएगा। क्या ई निधि ध्यासन है क्या सर? निधि ध्यासन आप देखो कहां पर है, आउटसाइड है, ठीक है। शेम श्रवण जो है वो बाहर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। हमें कुछ और जानना है सर, बहिरंग को हम क्या बोलते हैं? चार हैं इसलिए इनको साधन चतुष्टय का दर्जा ही प्राप्त है, साधन चतुष्टय। कल को ये प्रश्न आ जाएगा साधन चतुष्टय बताओ किसकी देन है? वेदांत दर्शन की। या पूछ लेंगे किस आचार्य कौन है? शंकराचार्य, फेमस आचार्य हैं के, ठीक है। या किस योग से है? तो ज्ञान योग से। ज्ञान योग के कहां पर आते हैं ये बाहर की साइड में आते हैं बहिरंग में, ठीक है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। षट संपत्ति कल को एक्सप्लोर करवा लेंगे आपको, क्या मतलब है? शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा है और समाधान, ये है। और इनका मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो, ये मैंने आपको जब ज्ञान योग पढ़ाया यूनिट 1 में, वहां पर आपको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि इनका मीनिंग क्या क्या निकलता है। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, षट चक्र निरूपण ग्रंथ के विशेष संदर्भ में सहस्त्रा चक्र किस नाड़ी के शिखर पर स्थित है? ये प्रश्न बिल्कुल भी कॉमन सेंस का नहीं है। आपने अगर ये ग्रंथ पढ़ा हुआ है, षट चक्र निरूपण ग्रंथ, तो आप उत्तर दे पाएंगे, अदरवाइज इस प्रश्न का उत्तर आप दे ही नहीं सकते किसी भी हाल में। तुक्का लगाएंगे वो एक अलग बात है, अदरवाइज कोई आंसर नहीं है। तो ये ग्रंथ है, इसको पढ़ना पड़ेगा सर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पहले आप जान लीजिए, ये सिलेबस में ये टेक्स्ट नहीं है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे आया? ये आपके सिलेबस में षट चक्कर नामक एक टॉपिक है, षट चक्कर, ठीक है। तो वो जहां पर मिलेगा आपको टेक्स्ट आपके लिए कंपल्सन हो गया। तो उस ग्रंथ में अच्छे से डिस्कशन किया गया षट चक्र निरूपण ग्रंथ में, तो वहां पर ये देखने को आपको मिलता है। तो उसमें बताया गया है ऑप्शन नंबर 4, शंखनी नाड़ी के संदर्भ में ये बात की जाती है। आपको एक बार मैं टेक्स्ट का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आप देख रहे हैं षट चक्र निरूपणम,
6 चक्रों के बारे में डेप्थ में अगर आपको वर्णन मिलेगा तो इस ग्रंथ में मिलेगा। ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आप श्लोक देखेंगे 40 नंबर, तो वहां पर जो हमारा प्रश्न है सहस्त्रार चक्र से संबंधित उसके बारे में बता रखा है कि शंखनी नाड़ी के शिखर स्थित है ये, ठीक है, और विसर्ग के नीचे प्रकाश रूप शून्य प्रदेश में पूर्ण चंद्राकार सहस्त्र दल पद्म स्थित है। सहस्त्र अधोमुख है, नीचे मुख है, 1000 दल है इसमें, और अति शुभ्र है ये, ठीक है। ऐसे लेकर अक्षय तक, मतलब सारे वर्ण इसमें आ जाते हैं, 50 अक्षर। कल को ये शब्द पूछे जाएंगे आपसे कि और क्या खासियत है इसकी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान रखना है। ऐसे अक्षय तक 50 अक्षर काउंट किए इन्होंने, ठीक है। आगे सेम इसमें और बात करें तो सूर्य के समान कहते रक्त वर्ण वाला है। आगे का है सहस्त्रदल पद्म के कहते कर्णिका मध्य में कलंक रहित एक पूर्ण चंद्रमंडल, उस चंद्रमंडल में एक त्रिकोण है, उस त्रिकोण के अंदर 16वीं कला है, चंद्रमा की 16वीं कला है जी, 16वीं कला बताएगी, 16th कला, क्योंकि 14 तो दिन होते हैं, प्रथमा द्वितीय तृतीय करके 14 तक, 15वां जो होता है या तो कभी अमावस हो जाती है कभी पूर्णिमा हो जाती है, इस प्रकार 16वीं कहते 16वीं कला जो है कहते वो इसके अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रश्न पर वापस चलते हैं। तो यहां पर हमारा जो प्रश्न पूछा गया सहस्त्रार चक्र किस नाड़ी के शिखर पर स्थित है, तो शंखनी नाड़ी के सिर पर। उसमें एक त्रिकोण बताया, उसमें कितने, पहले तो ऐसे अक्षय तक सारे 50 अक्षर, काउंटिंग में 50 अक्षर बताए इन्होंने, ऐसे अक्षय तक सारे वर्ण बता दिए, उसी पर ही स्थित है। और उस त्रिकोण के अंदर क्या है, चंद्रमा की 16वीं कला, चंद्रमा के अंदर 16वीं कला बताई गई, उस त्रिकोण के अंदर चंद्रमा की 16वीं कला। तो इस प्रकार हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 11 से लेकर के 20 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। यदि आप कंप्लीट पीवाईक्यूज का डेप्थ एनालिटिकल वीडियोस देखना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं, पूरा सिलेबस स्टडी करना चाहते हैं, तो आप एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके अपना आज से ही स्टडी शुरू कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप भी अवश्य सफल हों। यूट्यूब पर यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे, जब भी हम वीडियोस अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। सो थैंक यू सो मच।